हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के लिए कोडरमा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट रेल के तहत ये जो आपका इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम आप लोगों को मंडे या ट्यूजडे को होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट करके बोल रहे थे कि सर इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो लाइए जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको समझाइए, तो ले लीजिए। आप लोगों के इतने ज्यादा डिमांड बढ़ रहे थे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का जो है वो मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग सेट 1 एमसीक्यूज करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा। याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को ये देखना है। साथ ही साथ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को टैली करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए आपको ये ध्यान से देखना है। तो आओ चलो समय नहीं गवाते हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो करवाता हूं। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं, यहां लिखा गया है इकोनॉमिक्स है। ठीक है, 40 नंबर का जो एमसीक्यू होगा, 40 का सब्जेक्टिव। तो एमसीक्यू पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आओ पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला गया है उपयोगिता का गणवाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी कि देखो ऊपर में देखो रेड कलर से इंग्लिश में लिखा हुआ है, बोला गया है हु गेव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। बोला गया है यूटिलिटी का जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। तो आपको याद रखना होगा, कार्डिनल कॉन्सेप्ट को बताने वाले साइंटिस्ट के नाम थे या इकोनॉमिस्ट के नाम थे मार्शल। ठीक है, हु गेव द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। ठीक है, आया समझ में। अब देखो ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है किस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इन विच पीरियड ऑल द प्रोडक्शन फंक्शंस वेरिएबल्स या चेंज। यानी सिंपल ये बोल रहा है उत्पादन के सभी साधन, इसका मतलब है ऑल द प्रोडक्शन फंक्शंस, जितना भी प्रोडक्शन करने का फंक्शंस है वो है किसमें जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो याद रखना सभी बोल रहा है, किन्हीं नहीं बोल रहा है। परिवर्तनशील हो सकता है, चेंजेबल हो सकता है, ये नहीं बोला, बोल रहा है कि सभी चेंज होगा। और ये जो होता है ये तभी होता है जो दीर्घकाल के लिए होता है, यानी कि लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। याद रखना दीर्घकाल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग पीरियड। इंग्लिश वाले लोग भी लिख लेना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, इन लॉन्ग पीरियड्स ऑल द प्रोडक्शन फंक्शंस आर वेरिएबल और चेंज, यानी दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, मॉडल पेपर सेट 1 में भी दिया था, जो जेक डाला है। उदासीनता वक्र होता है, इंडिफरेंस कर्व इज। तो हमको पता है उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। याद रखना कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं गुड्स विच कैन यूज्ड अल्टरनेटिवली बी यूज्ड। गुड्स विच कैन अल्टरनेटिवली बी यूज्ड, इसका मतलब कि मान लो अगर ऐसे गुड्स है जो आप एक दूसरे के बदले यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास ऑप्शन है कि आपको अगर पेन से लिखना है, पेन से नहीं लिखना है तो पेन की जगह आप पेंसिल से लिख सकते हो। ठीक है, आपको अगर मान लो कि सपोज कर लो आपको चाय या कॉफी पसंद है, तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप दुकान में गए हैं, कैफे में गए हैं, तो आप वहां चाय भी पी सकते हैं। चाय पीना पसंद नहीं है तो चाय की जगह आप कॉफी भी पी सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको घर में चावल और रोटी दोनों बना है, तो आपके पास ऑप्शन है या तो चावल भी खा सकते हैं या तो फिर रोटी भी खा सकते हैं। तो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बदले यूज किया जाता है, तो ऐसे गुड्स को बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्थापन वस्तुएं। यानी देखो इसका इंग्लिश यहां लिख दिए हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स आर दोस गुड्स विच कैन बी अल्टरनेटिवली यूज्ड, एक दूसरे के बदले यूज किया जाता है। पूरक वस्तुएं ऐसे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग एक दूसरे के बदले किया जा सकता है। ठीक है, आया समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति का साधन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्शन फंक्शंस। तो प्रोडक्शन फंक्शंस में पता है आप लोगों को 3 चीज होता है, एक होता है लैंड होता है आपका, एक होता है आपका लेबर होता है और एक होता है आपका कैपिटल LLC।
सी लैंड लेबर कैपिटल, ठीक है, भूमि श्रम और पूंजी, ये तीनों होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैंड लेबर एंड कैपिटल तीनों होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। हाँ, एक छोटा सा ट्रिक हम अभी आप लोगों को बता दे रहे हैं। सपोज कर लो कि आप लोग एग्जाम में बैठे हैं और इकोनॉमिक्स का कोई ऐसा क्वेश्चन दिख गया आपको जिसका आंसर आपको नहीं पता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि उसका आंसर क्या है। तो अगर मान लो ऑप्शन नंबर डी पे अगर ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ मिल जाए, इनमें से सभी, तो चुपचाप ऑल ऑफ दिस को टिक मार देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर नहीं पता है और नीचे ऑप्शन डी पे अगर ऑल ऑफ दिस मिला है तो इसमें से अगर आप ऑल ऑफ दिस को टिक मारोगे तो 80% चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन सही होगा। ठीक है भाई, चारों में से अगर किसी एक ही को ना टिक करना है तो अगर ऑप्शन डी पे ऑल ऑफ दिस दिखा और आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आप क्या करना, ऑल ऑफ दिस डी को चुपचाप टिक मार देना। और अगर सी पे बोथ मिले, ए एंड बी बोथ, तो बोथ को टिक मार देना। ठीक है, ताकि जब आंसर पता ना हो तब, और आंसर जब पता हो तो जो सही होगा आपका वही मारना। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एमआर को प्रदर्शित किया जाता है। एमआर मींस, एमआरस रिप्रेजेंट, एमआर का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, और हमको पता है मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये फॉर्मूला होता है, ये तो हम सबको पता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? विच इज नॉट फीचर ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली, एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली। तो हम सबको पता है कि मोनोपोली में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए पे बोल रहा है एक क्रेता और अनेक विक्रेता, यानी मोनोपोली मार्केट में बोल रहा है कि किसी भी वस्तु को खरीदने वाला यानी परचेजर एक है। खरीदने वाला मतलब परचेजर एक है और अनेक विक्रेता यानी कि सेलर्स बहुत सारे हैं। सेलर्स क्या है, सेलर्स जो है वो बहुत सारे हैं। सर ये तो गलत बोल रहे हैं, मोनोपोली मार्केट में तो इसका उल्टा होता है। मोनोपोली मार्केट में परचेजर एक नहीं होता है, मोनोपोली मार्केट में सेलर एक होता है। सेलर एक होता है और परचेजर्स बहुत सारे होते हैं, यानी किसी भी सामान को बेचने वाला एक आदमी होता है, ठीक है, और खरीदने वाला बहुत आदमी, तभी ना वो मोनोपोली है। तो बोल रहा है कौन विशेषता नहीं है, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ मोनोपोली। तो ऑप्शन नंबर ए, ये इसका फीचर नहीं है, क्योंकि ये उल्टा बोल रहा है। और बाकी सब निकट प्रतिस्थापन का अभाव, नियरेस्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, बिल्कुल लैक ऑफ नियरेस्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, नए फार्म के प्रवेश पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एंटर ऑफ न्यू फार्म, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये इसका विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे समझ में। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रुको थोड़ा सा पेन का हम ना कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिख जाए क्वेश्चन। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8, मांग वक्र की ढाल होती है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। हमको पता है डिमांड कर्व जो होता है वो नीचे की ओर गिरता है, यानी कि ये ऋणात्मक होता है। जैक का मॉडल पेपर का सेट 1 में हम आप लोगों को ये कराए थे। डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। इस तरीके से डिमांड कर्व बनता है ना जी, इस तरीके से डिमांड कर्व बनता है, नीचे की ओर गिरता है। तो डिमांड कर्व जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 8 का आंसर होगा बी, नेगेटिव यानी ऋणात्मक। ठीक है, चलो अगर एक एक करके अगर मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। आप लोग हमको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करते हैं, क्योंकि आप लोग जो है, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, लेकिन आप लोग जो है ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही कोई कमेंट करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीडियोज को देखते हैं मगर वो चैनल को ना तो सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। तो ये हमको बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करता है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो मैं भी तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा ना कि आप लोग भी वीडियो को लाइक करें, ताकि वो मुझे और ज्यादा मोटिवेट करे। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है, एक अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब ध्यान से समझना, हम आपको अभी क्या बोले थे, ध्यान से समझना। अब हम आपको क्या बोले थे, ऑप्शन नंबर डी पे देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऑल ऑफ दिस। और सपोज कर लो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था, ठीक है, सपोज कर लो बहुत स्टूडेंट जो पढ़े हैं उसको ये पता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये सारा जो है वो सेंट्रल प्रॉब्लम है। साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सोर्सेस, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साधनों का कुशलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जो पढ़े हैं वो तो आंसर दे दोगे, लेकिन जिसको नहीं पता है वो क्या करोगे। तो क्या इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी पे ऑल ऑफ दिस दिख रहा है ना,
क्या दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी पे, ऑल ऑफ दिस दिख रहा है ना, तो चुपचाप ऑल ऑफ दिस पे टिक मार देना। ऐसे होने से क्या होगा ना कि 80% क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर डी होगा। हमेशा सही हो जरूरी नहीं है, लेकिन 80% जो है वो सही होगा, तो इससे आपका तुक्का लग जाएगा। ठीक है, तो एक अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है, तो इनमें से सब केंद्रीय समस्या है। साधनों का आवंटन कैसे करें, आर्थिक विकास कैसे करें, साधनों का कुशलतम उपयोग, सब। वैसे इंग्लिश में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज साधनों का आवंटन यानी एलोकेशन ऑफ सोर्सेस, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साधनों का कुशलतम उपयोग यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, सब है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो, व्यष्टि का मतलब क्या होता है, माइक्रो। विच इज द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, दो इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इंडिविजुअल चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन, किसी एक गुड्स का प्राइसिंग, किसी एक गुड्स का डेवलपमेंट, ये सब। अब मान लो अगर इसका भी आंसर आपको नहीं पता है, तो ऑप्शन नंबर डी पे देखो ना, यहाँ ऑल ऑफ दिस दिख रहा है, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस, चुपचाप से ऑल ऑफ दिस में मार के आ जाना। एग्जाम है ना जी, उतना ज्यादा रट्टा मारने से अच्छा है मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, तुक्का लगा देना अगर आंसर नहीं पता होगा। ठीक है, तो इनमें से ये सब जो है वो क्या है, एक आर्थिक विकास की शाखाएं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ति बेरोजगार होती है, इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज। पूर्ति बेरोजगार होती है, इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका मतलब है कि अगर मान लो कोई भी फार्म किसी भी मार्केट में अगर किसी भी गुड्स का सप्लाई करता है, तो उसका सप्लाई जो है कब जो है वो इन इलास्टिसिटी रहता है, यानी वो अपने सप्लाई में जो है वो किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं करना चाहता। तो इसका आंसर होगा अति अल्पकाल, यानी कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म। देखो ये याद कैसे रहेगा, हम समझा रहे हैं। सपोज कर लो कि आप ही अगर किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, अब अगर आप उसको ही मार्केट में सप्लाई करते हो, ठीक है, आपको पता है कि कुछ ही दिन के लिए सप्लाई हुआ है, तो क्या आप उसमें चेंजेस करना चाहोगे, नहीं करोगे। आप बोलोगे अरे थोड़ा सही तो है, चलो इसको जैसे है वैसे ही भेज दो। ठीक है, तो अति अल्पकाल के लिए यानी वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, नहीं है बोल रहा है। इससे पहले पूछा था कौन साधन है, यहां पूछा कौन साधन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहां से कौन जो है वो प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं है। तो देखो भूमि यानी लैंड प्रोडक्शन का फैक्टर है, श्रम यानी लेबर भी प्रोडक्शन का फैक्टर है, पूंजी यानी कि कैपिटल भी प्रोडक्शन का फैक्टर है। कौन नहीं है, मनी यानी मुद्रा इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, वहां पूछा था है और यहां पूछा कौन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा सी यानी मनी। ठीक है, आगे आओ क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोज किस भाषा का शब्द है। माइक्रो इज ए लैंग्वेज ऑफ, हम आप लोगों को जब इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें हम आपको इसको डिटेल में समझाए थे कि माइक्रो जो है, माइक्रो इज ए लैंग्वेज ऑफ, किस लैंग्वेज से बना है, ग्रीक लैंग्वेज से बना है। ठीक है, और ये भी बताए थे कि माइक्रो और मैक्रो में बांटने वाला इकोनॉमिक्स का नाम क्या था, तो कौन सा वो अर्थशास्त्र है जो इकोनॉमी को माइक्रो और मैक्रो में बांटा था, तो उनका नाम था रेगनर फिश, रेगनर फिश, ये भी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे बोल रहा है आर्थिक समस्या मूल्यता किस तथ्य की समस्या है। इकोनॉमी प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ, देखो इकोनॉमी प्रॉब्लम बोला तो बेसिकली इकोनॉमी प्रॉब्लम का मतलब होता है पैसों का प्रॉब्लम। तो याद रखना कि पैसों का प्रॉब्लम आपको तभी होगा जब आप किसी गुड्स को सेलेक्ट कर रहे हो। अगर आपके पास पैसा है और आप किसी गुड्स को सेलेक्ट कर रहे हो तो सेलेक्ट करते समय ऑन द टाइम्स ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन के समय में ही आपको इकोनॉमी प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की यानी सिलेक्शन का। किसका जी, सिलेक्शन। तो इकोनॉमी प्रॉब्लम जनरली किस तरीके का प्रॉब्लम होता है, सिलेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, 15 नंबर, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है। विच इज और आर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, तो यूटिलिटी का कौन सा इसका जो है वो फीचर्स है। ठीक है, तो इसका आंसर उपयोगिता की कौन सी विशेषता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट करके बता देना, हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, या तो ए होगा या तो डी। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट करके खुद बता देना। ठीक है, 15 हो गया। 15 के बाद आते हैं 16 नंबर में, उपयोगिता को मापा जा सकता है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय। हम ये भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए थे कि कोई भी गुड्स जो है उसका कितना यूटिलिटी बढ़ रहा है तो आप उसको मतलब उपयोगिता का माप किया जाता है मुद्रा के द्वारा, यानी यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय मनी। किसके द्वारा, मनी के द्वारा। यूटिलिटी को किसके द्वारा मेजर्ड किया जा सकता है, उसके मनी के द्वारा, कि वो गुड्स कितना ज्यादा यूजेबल है वो उसका मनी वैल्यू को देख के पता चल सकता है। 17 नंबर, निम्न में से कौन से गोसन का दूसरा नियम
है, कहलाता है। गोसेंस सेकेंड लॉ वाज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लॉ ऑफ गोसेंस, गोसेंस का सेकेंड लॉ क्या कहलाता है? तो 17 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी समसीमांत उपयोगिता का नियम। इसको इंग्लिश में लिख लेना, समसीमांत उपयोगिता का नियम इंग्लिश में लिख लेना। समसीमांत उपयोगिता का नियम को कहलाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये गोसेन का सेकंड रूल पूछा, हम आप लोगों को गोसेन का फर्स्ट रूल पूछ रहे हैं। आप लोग हमको कमेंट करके बताना कि गोसेन का फर्स्ट लॉ जो था वो क्या था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, जब एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाता है। देखो 18 का इंग्लिश में यहां पे लिखे हैं, व्हेन चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड्स वाई, दिस डिमांड इज कॉल्ड। इसका मतलब है कि सपोज कर लो एक वस्तु है, एक गुड्स है एक्स और एक गुड्स है वाई। मान लो कि इस गुड्स एक्स का जो है वो प्राइस चेंज हो गया। क्या बदल गया? इसका प्राइस बदल गया। अब नॉर्मली ये होता कि अगर गुड्स एक्स का अगर प्राइस बदलता तो इसके कारण गुड्स एक्स का ही डिमांड में चेंज आता। अगर मान लो एक गुड्स है, सपोज कर लो चावल, तो चावल का अगर प्राइस बढ़ता या घटता तो इससे चावल का ही डिमांड में इफेक्ट पड़ता। लेकिन चावल का डिमांड में इफेक्ट ना पड़ के दूसरे वस्तु के डिमांड में इफेक्ट पड़ गया। कमाल का बात है कि एक वस्तु का प्राइस में चेंज हुआ, इसके कारण दूसरे गुड्स का डिमांड में चेंज आ गया, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे डिमांड को बोलते हैं क्रॉस डिमांड। कौन सा डिमांड? क्रॉस डिमांड। मतलब एक दूसरे से लेना देना नहीं था, फिर भी जो है वो हो गया क्रॉस डिमांड, यानी कि तिरछी मांग। तिरछी मांग को बोला जाता है क्रॉस डिमांड। कौन सा डिमांड जी? क्रॉस डिमांड। याद रखना इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ। प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है इन ए प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन में जो फंक्शंस है वो किसका फंक्शंस करता है? तो 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उत्पत्ति के साधनों का इंग्लिश में लिख लेना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस। उत्पत्ति के साधनों का, देखो उत्पादन फलन है, उत्पादन फलन अगर उत्पादन करना है तो उत्पत्ति के ही ना साधनों से करेंगे, उत्पत्ति के साधनों से करेंगे, ठीक है। तो 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट। तो मनी कॉस्ट में इनमें से किसको यूज किया जा सकता है? सामान्य लाभ, जर्नल प्रॉफिट को, व्यक्त लागतें यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, या तो अव्यक्त लागतें इनवेरिएबल कॉस्ट, या तो ऑल ऑफ दीज। तो 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। मौद्रिक लागत में इन सबको सम्मिलित किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? देखो समष्टि बोला, समष्टि मतलब यहां पे हम गलत से लिख दिए माइक्रो, समष्टि बोल रहा है, समष्टि का मतलब होता है मैक्रो। समष्टि का मतलब क्या होता है? मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी अबाउट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस स्टडी की चीज का स्टडी करते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सभी चीजों का स्टडी करते हैं, सभी आय एवं रोजगार यानी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी सबके लिए होता है। सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति, जर्नल प्राइस लेवल एंड मनी इन्फ्लेशन, व्यापार चक्र का सिद्धांत यानी कि बिजनेस साइकिल प्रिंसिपल्स, ऑल ऑफ दिस, सब ये सब आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है इंक्रीमेंट इन कैपिटल स्टॉक। अगर आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है इसका मतलब है कि आप कैपिटल बना रहे हो। अगर आपका कैपिटल का स्टॉक बढ़ रहा है इसका मतलब है आप कैपिटल बना रहे हो, यानी कैपिटल निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल निर्माण यानी कि कैपिटल का क्या कर रहे हो आप? फॉर्मेशन कर रहे हो, कैपिटल को बना रहे हो, तो कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो 22 का आंसर होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? विच इज द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ फ्लो। तो हम सबको पता है कि फ्लो जो होता है उसमें सब चीज आता है, यानी फ्लो में क्या क्या आता है? फ्लो में इनकम भी आता है, ठीक है, इनकम का भी फ्लो किया जा सकता है। फ्लो में आपका आता है उपभोग यानी कि कंजम्पशन, जो आप यूज करते हो वो भी आता है, और साथ ही साथ सेविंग सब आता है, यानी कि उपभोग कंजम्पशन भी आता है, ठीक है। इसके बाद आय यानी इनकम भी आता है, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश भी आता है, सब आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। कंजम्पशन भी आता है, इनकम भी आता है, सेविंग भी आता है, सब आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक क्षेत्र में
सम्मिलित होता है? पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो इसका जवाब जो है वो आप इजी से दे सकते हो कि पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो पता है ना प्राइमरी सेक्टर में कौन आता है? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि आता है, ये तो नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी जेक का मॉडल पेपर का सेट 1 में दिया है। एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एमपी निम्न में से किसके बराबर होता है? एनएनपी एट एमपी इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस घिसावट व्यय यानी डेप्रिसिएशन। तो 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एडेड एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए किसको कैलकुलेट किया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इन सबको यूज किया जाता है। टैक्स हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, सब चीजों को, लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ, सबको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 27, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो हमको पता है विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमी। तो हमको पता है इकोनॉमिक का 3 सेक्टर होता है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र यानी कि टेरिटरी सेक्टर। तीनों होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? देखो अभी अभी ऊपर में 26 नंबर पे बोल रहा है किसे सम्मिलित किया जाता है, और यहां बोला है किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। विच इज या आर नॉट इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय आप किस चीज को ऐड नहीं करते हो? तो याद रखना, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय पुराने वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। मध्यवर्ती वस्तुएं यानी कि मीडिएटरी गुड्स, इसको भी यूज नहीं कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, इन दोनों को जो है वो आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 29, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर आरबीआई नेशनलाइज्ड? पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप हमको बताना कि आरबीआई कब बना था? इंडिया में जो है आरबीआई कब बना था? जरा हम भी देखते हैं कि कितने स्टूडेंट अभी तक वीडियो को देख रहे हैं या सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो को देखते हैं। आप हमको बताओगे कमेंट करके कि आरबीआई जो है वो कौन सा ईयर बना था। अगर आप बता दिए तो हम समझ जाएंगे कि आप जो है एग्जाम को लेकर के सीरियस है और पढ़ाई बहुत ही मन लगा के कर रहे हो। तो बताना कि आरबीआई जो है वो कब बना था। अब सवाल ये पूछा इन विच ईयर आरबीआई नेशनलाइज्ड, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हम लोगों का हुआ था 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949। कब जी? 1 जनवरी को, डेट भी याद रख लेना, 1 जनवरी 1949। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, किन्स के अनुसार, किन्स ठीक है, जो किन्स यानी कि जे एन किन्स जो है क्या किए थे? एक बुक लिखे थे, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जर्नल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, याद रखना इस थ्योरी को, ये पूछा जा सकता है कि किन्स ने कौन से पुस्तक को लिखा था। तो किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय यानी कि इनकम एवं रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट का संतुलन स्तर कहां स्थापित होगा? अकॉर्डिंग टू किन्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर इक्वल टू, एम्प्लॉयमेंट और देखो क्वेश्चन में आंसर छुपा है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इक्वल होगा। इक्वल मतलब बराबर, तो यहां देखो ऑप्शन नंबर सी पे बोला है एडी एंड एएस बराबर होगा, तो अभी वहीं पे जो है ये जो है वो अर्थव्यवस्था जो है वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, इक्वल रहेगा, इक्वल, तो इक्वल देखो ऑप्शन नंबर सी पे है, तो राइट आंसर सी। कुछ क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही होगा जहां आपको बहुत ज्यादा रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी उसका आंसर दिया जा सकता है। 31 नंबर, किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? Which of the following is known as the state of deficient in किन्सियंस इकोनॉमी? किन्सियंस इकोनॉमी में किसको जो है वो डिफिशिएट बोला गया है? डिफिशिएट का मतलब होता है कम यानी कि अपूर्ण रोजगार संतुलन, कम बोला है ना, कम, न्यून मतलब कम मांग, तो अपूर्ण रोजगार संतुलन, अपूर्ण रोजगार संतुलन यानी कि फुल अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, पंजाब नेशनल बैंक निम्न में से क्या है? पंजाब नेशनल बैंक इज ए
पंजाब नेशनल बैंक क्या है? तो हाँ, एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में ये भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई और व्यापारिक बैंक में क्या अंतर होता है, ठीक है, या व्यापारिक बैंक का कार्य याद रखना। तो बेसिकली हमको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक एक व्यापारिक बैंक यानी कि एक जो है कमर्शियल बैंक है। किस तरीके का बैंक है पंजाब नेशनल बैंक? एक कमर्शियल बैंक होता है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। चलो आते हैं 33 नंबर पे। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात, साख मुद्रा का विस्तार होता है, साख मुद्रा का विस्तार यानी साख मुद्रा जो है वो बढ़ेगा जब नगद कोष अनुपात क्या होगा? तो देखो क्या बोल रहा है, क्रेडिट मनी इज इंक्रीजेज व्हेन CRR, CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ध्यान से समझना। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि सपोज कर लो कि जब आरबीआई अगर दूसरे बैंकों को, अदर जो कमर्शियल बैंक है उन बैंकों को जो लोन देता है उस लोन का जो रेट लगता है वो CRR होता है। अब ध्यान से समझना कि अगर मान लो कि अगर आपको साख का विस्तार करना है यानी मनी क्रेडिट, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे उधार ले, सिंपल बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे उधार ले, तो इसके लिए आपको जो आपका क्रेडिट कैश रिजर्व CRR क्रेडिट रिजर्व जो होता है, इस रिजर्व को आप लोग क्या करोगे, कम करोगे। अच्छा हम आपसे नॉर्मल पूछ रहे हैं, अगर मान लो आप किसी से भी अगर लोन देते हो उसको, और अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो वो आदमी लोन लेना कम कर देगा, और उसी के जगह अगर आप इंटरेस्ट कम चार्ज करोगे तो आदमी आपसे ज्यादा लोन लेगा। तो वही बोल रहा है कि अगर आपको क्रेडिट मनी को बढ़ाना है तो CRR को कम करना होगा यानी कि घटता है, CR को कम करना होगा यानी घटाना होगा, फॉल्स, ठीक है, फेल्स यानी कि घटाना होगा। 34 पे बोल रहा है, निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट, इन विच ईयर कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडियाज आर नेशनलाइज्ड। इंडिया का जो भी कमर्शियल बैंक था वो कमर्शियल बैंक नेशनलाइज्ड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ था जी? एक मिनट रुको 34 सॉरी गलत बता रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका 1969 को हुआ था, ठीक है, 1969 को हुआ था, ठीक है, आया समझ में, 1969। तो 34 का आंसर होगा आपका सी, 1969। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। बोला गया है मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? मनी सप्लाई ऑफ मनी। तो इंडिया में जो है वो मनी सप्लाई करने का काम कौन करता है? तो जो नॉर्मली बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई है जो मनी सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। 35 हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जा सकता है, तो प्राथमिक घाटे को किस चीज से व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका 36 का, प्राथमिक घाटे को बेसिकली प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है प्राइमरी डिफिशिएंट रिप्रेजेंट बाय। तो प्राइमरी डिफिशिएंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 37 नंबर पे बोल रहा है निम्न में से कौन एक कर की प्राप्ति नहीं है? विच इज नॉट ए टैक्स। यहां से कौन एक टैक्स नहीं है? आयकर यानी कि इनकम टैक्स, आयकर यानी कि इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स तो एक टैक्स है। निगमित कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स, निगमित कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स, यह भी एक टैक्स होता है। सीमा शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी, बिल्कुल सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बोले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, ये भी एक टैक्स है, ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है। फी टैक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर पे बोल रहा है निम्न में से कौन असंतुलित बजट है? विच इज फॉलोइंग इज या आर अनबैलेंस्ड बजट। तो यहां से कौन एक अनबैलेंस्ड है? देखो अनबैलेंस्ड मतलब होता है कि बजट जो है वो अनबैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस कोई भी चीज कब होता है? या तो कोई भी चीज बढ़ जाए या तो कोई भी चीज घट जाए, तभी अनबैलेंस होगा। बैलेंस का मतलब है बराबर। अनबैलेंस कब होगा? जब ये कोई भी चीज बढ़ जाए या तो कोई भी चीज घट जाए, तभी अनबैलेंस होगा। अतिरिक्त बजट यानी कि बढ़ जाना, घाटे का बजट यानी घट जाना, बढ़ेगा चाहे घटेगा, इन दोनों में से ही जो क्या होगा आपका जो आपका बजट है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39, जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपका 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। हम इसका गलती से है जो इंग्लिश लिखना भूल गए, तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिपागमी कर प्रणाली यानी कि रेग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। याद रखना
प्रतिगामी कर प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, रेग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। लास्ट क्वेश्चन, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित है? भुगतान शेष के अंतर्गत यानी कि विच इज या आर एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये सभी चीजों को जोड़ा जाता है। दृश्य मद यानी कि विजिबल आइटम्स, अदृश्य मद यानी कि इनविजिबल आइटम, पूंजी अंतरण यानी कि कैपिटल आइटम, इन ऑप्शन डी इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। जो जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं वो भी कमेंट करके हमको बता देना। इसके बाद अगर किसी और चैप्टर का या किसी और सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी हमको कमेंट करके जरूर बता देना।